मैंने तो एक दो कभी कभी एक दो बोल दी थी कभी कभी यार। एक है ना, एक या दो होगी बस। है, यहाँ पे भी सुना है। प्रयास 2.0। हाँ, वहां पर तो बच्चों को मोटिवेट करना रहता था ना सामने। वो क्या चीज? कौन सा? इनको आज आज सुनाएंगे इसको, ठीक है। वो क्या हो गया बेटा छोटी चमेली? आज आज खुश नहीं बेटा तू? है? उसको उसको दुखी कर दिया अपन ने। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक, तो और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे फिर आज। एक्सपेरिमेंटल सेटअप वगैरह थोड़ा ना बताया था अभी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बताया था ना इसका। फिर एक क्वेश्चन भी दिया था ये वाला। क्या आएगा इसका? बी आएगा। बी आ रहा है क्या? बी आ रहा है। कॉपी नहीं भूलना, भूल के कोई बात नहीं, आंसर याद रखो। आंसर आया कि नहीं आया? तो बेटा आंसर, इसका आंसर क्या है? नहीं किया? किस खुशी में नहीं किया? हाँ, सॉल्व करो भाई इसको। देखो, ये बोल रहा है कि एक फोटोन की एनर्जी और एक प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है, ठीक है। और एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ई, और प्रोटॉन की दी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है। तो सिंस यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, इसलिए मैं फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ भी एनर्जी की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि प्रोटॉन की एनर्जी ई है, तो सोचिए प्रोटॉन की एनर्जी, सॉरी फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ में कोई रिलेशन है क्या? याद करिए, ई बराबर एच सी बाय लैम्डा होता है, ये होता है ना भाई। तो लैम्डा ऑफ फोटोन एच सी बाई ई के बराबर आ जाएगा। ये लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा 2 हो गया। इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, डिवाइड कर दो। तो ई और इसका के ही बराबर है, तो रूट कट जाएगा। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 जो आएगा ना, वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके साथ? ये आ जाएगा, ये ई तो चला जाएगा ऊपर और रूट के ही रह जाएगा नीचे, ई, ठीक है। ये और ये दोनों बराबर है, तो यहां पर ई की पावर 1/2 बचे। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन। फिर एक ये वाला क्वेश्चन था, ये तो हो गया होगा। हाँ, ये वाला, ये तो और आसान क्वेश्चन है ना। कौन सा इक्वेशन लगाओगे बस ये बता दो। 3m h बाई रूट 3m के टी। टेम्परेचर वगैरह दिया ना यार यहाँ पर, इसलिए फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अच्छा, ये m किसका मास है? नहीं, मास होता किसका इस फॉर्मूले में? ये मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। जैसे अगर पार्टिकल होता तो पार्टिकल का मास होता। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल है तो गैस के मॉलिक्यूल का मास है। तो हाइड्रोजन के लिए गैस का मॉलिक्यूल कितना हो गया? 2 हो गया, और हीलियम के लिए 4 हो गया। एक का टेम्परेचर 27 दिया हुआ है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा बताइए? 300 हो जाएगा, और हीलियम के लिए 400 हो जाएगा। बस अब पुट करना और सॉल्व करना है। एच और के तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, राइट। तो केवल आपको लैम्डा हाइड्रोजन और लैम्डा हीलियम का रेशियो निकालना है शायद, है ना। निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद केवल ये नहीं बनाना, यही तो सबसे अच्छा क्वेश्चन था, बना दिया, कोई बात नहीं, देख लो। दो आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं जो कि राइट एंगल पर चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो जैसे मान लो एक इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, इसका भी मास m है, दोनों आइडेंटिकल है। तो दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा होगा v2 वेलोसिटी से। ये लीजिए, मैंने वेलोसिटीज अलग अलग ली है क्योंकि इनकी दी ब्रोगली वेवलेंथ अलग अलग है, मास सेम है। तो लैम्डा बराबर h बाई एम वी होता है,
तो मास तो दोनों का सेम है, लेकिन लैम्डा अलग अलग है, इसका मतलब v भी अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए इसका मैंने वेलोसिटी v1, इसका v2 लिया हुआ है। इसका मतलब इन पर रिलेटिविटी का या वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके मास पर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि इनके मास पर चलने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। स्पीड अलग अलग है तो मास डिफरेंट डिफरेंट हो जाता। याद करिए मूविंग मास, रेस्ट मास अपन ने पढ़ा था। तो अगर वो v पर डिपेंड करता है, तो अगर v डिफरेंट होगा ना तो m भी अलग अलग हो जाएगा, राइट। तो वो बोल रहा है कि नॉन रिलेटिविस्टिक है, इसका मतलब वेलोसिटी अगर डिफरेंट भी है तब भी मास आपको सेम ही मान के चलना है, ठीक है। आपको बताना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ईच पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखनी है। तो लैम्डा बराबर होता है h बाई एम वी। अब इन तीनों में से वो क्वांटिटी बताइए जो कि फ्रेम पर डिपेंड कर रही है। तो आपको केवल वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लो, उसका यहाँ पर पुट कर दो तो वेवलेंथ आ जाएगी। समझ गए बात को। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो रिलेटिव मोशन में अपन पढ़ते हैं कि जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, याद करिए। m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, ये होता है। दोनों का मास सेम है तो ऊपर वाले m से नीचे वाला m कट जाएगा, लेकिन नीचे एक 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाई 2। सही बात है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी ये वाली। ले रही है। अब ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगी। तो ये हो जाएगा जिसकी निकालनी है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो इसमें से इसको माइनस करके देखो, वीसी की वैल्यू पुट करो v1 प्लस v2 बाई 2। तो जब आप पुट करके सॉल्व करोगे ना तो ये आ रहा है v1 माइनस v2 बाई, ये v1 c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर मुझे 1 का वेवलेंथ निकालना है विद रिस्पेक्ट टू c, तो मुझे 1 की स्पीड रखनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू c। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। v1 c वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मोड ऑफ v1 माइनस v2 का। अब v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है, और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 हो तो चाहे सम निकालो या डिफरेंस निकालो, वो अंडर रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं लैम्डा 1c बराबर h बाई एम, और v1c हो गया कितना v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2h बाई एम अंडर रूट में v1 स्क्वायर प्लस, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए था। लेकिन दिया हुआ क्या है, लैम्डा की टर्म्स में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है इस फॉर्मूले को लैम्डा की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो सोचिए लैम्डा 1 क्या था, ये था h बाई एम v1। लैम्डा 2 क्या था, ये था h बाई एम v2। तो यहां से v1 की वैल्यू निकाल लो और यहां से v2 की वैल्यू निकाल लो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई एम अंडर रूट में v1 का मतलब कितना हो गया h बाई एम लैम्डा 1। तो ये हो जाएगा h बाई एम लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई एम स्क्वायर लैम्डा 2 का स्क्वायर। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यहां से एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा एलसीएम लैम्डा 1 लैम्डा 2 का स्क्वायर, रूट है तो बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 और अंदर में बचेगा लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस, फिर इसको भी ऊपर भेज दो तो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। समझ गए बात को, क्या करना है इसमें। तो बस आपको वेलोसिटी निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम, अगर आप वो निकाल पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। यस यस भाई, जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है, एक उसमें एक पार्टिकल चल रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, और वो गाड़ी मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। और अब अगर आपसे पूछे कि बताओ गाड़ी के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो 5 हो जाएगी। कैसे निकाला आप लोगों ने, जिसका निकालना है माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास भी एक फ्रेम ही है, मतलब उस पर खड़े होकर के मैं देख रहा हूं। तो मान लीजिए वो गाड़ी 10 से वो पार्टिकल 10 से चल रहा है और सेंटर ऑफ मास मान लो 2 से चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी,
8 हो जाएगी, तो उसको अपन बोलेंगे कि सी फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड 8 है। समझ गए बात को? तो सी फ्रेम का मतलब होता है सेंटर मास पर खड़े होकर के चीजों को ऑब्जर्व करना, उसी को सी फ्रेम कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन था, इसको घर पे वापस ट्राई करना, नहीं हुआ था तो ठीक है, वो जाना चाहिए। तो आगे से याद रखना, कौन सा भी फ्रेम आ जाए क्वेश्चन के अंदर, हमेशा यही तरीका आपको यूज करना, लैम्डा बराबर एच बाई एम वी। तो जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको वेवलेंथ निकालनी है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है। समझ गए? चलिए, इसके बाद ये तो क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है, जिनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका, जो कि उनकी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन, इसका मास अगर m है, इसका चार्ज अगर q है, तो इसके बारे में बताओ जल्दी से। ये मैग्नेटिज्म में बताया था आपको, इसका मास 4m, चार्ज 2q हो जाएगा। सही बात है। अभी बोल रहा है कि इनको सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका अपन ने, तो इसको भी बी से बी मैग्नेटिक फील्ड में, इसको भी बी मैग्नेटिक फील्ड में, और दोनों को परपेंडिकुलर फेंका है। पाथ क्या होगा इनका? सर्कुलर पाथ होता है, राइट। सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला बताओ, एम वी बाई क्यू बी के बराबर होता है, राइट। तो इसकी रेडियस क्या बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल इन द प्रोटॉन मूव सच दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम। तो पहले इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख देते हैं एक बार, तो ये हो जाएगी एम वी बाई क्यू बी, और अल्फा पार्टिकल की रेडियस ऑफ कर्वेचर 4m वी अल्फा, ये प्रोटॉन की वेलोसिटी है, ये अल्फा की वेलोसिटी है। इसे 2 बार कट जाएगा। अभी बोल रहा है कि दोनों बराबर है, तो जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो m बाई क्यू बी से m बाई क्यू बी कट जाएगा, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी आपको डबल मिल जाएगी, किससे? ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है ये, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा बराबर होता है h बाई एम वी। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ 4m बाई वी अल्फा। तो h से h कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बाई वीपी, और वीपी कितना है, 2 टाइम्स ऑफ वी अल्फा है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी अल्फा, इससे ही कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 2। समझ गए क्या करना है इसमें? ठीक है। तो क्वेश्चन आसान आते हैं अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद हैं, मिक्स होकर के आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिक्स होकर के आ गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैकेनिक्स मैकेनिक्स मिक्स होकर के आ गया, फिर एक क्वेश्चन वो लेंस वाला मैंने दिया था आपको 20 ग्राम मिरर, तो वहां पर ऑप्टिक्स मिक्स होकर के आ गया था, है ना। तो मिक्स होकर के आ जाते हैं बहुत सी बार क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से कोई एक फॉर्मूला होगा, उसको निकाल के लाओ, कॉपी पे लिखो, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जुगाड़ लगेगा वहां पर, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन लोग। मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को ये यहां तक करवा दिया था, कंडीशन फॉर फोटोलेट, है ना, ये करवा दिया था ना। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी कि आने वाले फोटोन की एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, ये कंडीशन थी ना। फिर हमने वहां पर 2 टर्म और निकाली थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जितनी होनी चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा होगी तो चलेगा, उससे कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, कम होगी तो एनर्जी ऑफ फोटोन कम हो जाएगी वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो पाएगा। और व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, उससे ज्यादा अगर हुई तो कोई एमिशन नहीं होगा, कम होगी तो चल जाएगा। ये पढ़ लिया था अपन ने, राइट। चलिए तो अभी लिखेगा, अच्छा ये तो लिख लिया था ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फोटोन है जो कि इस मेटेलिक सरफेस पर गिरता है, ठीक है। तो ये फोटोन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इस एनर्जी को 2 जगह यूज करता है। एक तो होता है सरफेस के नीचे,
बिलो द सरफेस, और एक होता है बेटा अबव द सरफेस। इन दो जगह पर इस एनर्जी को यूज करें। अब बिलो द सरफेस में कहां कहां यूज होगी? नहीं, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, याद रखना, ठीक है ना। तो एक तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इधर चलना चालू करेंगे, ठीक। और अगर इसको यहां से बाहर निकलना है तो एक एनर्जी इसको चाहिए मिनिमम, जो रिश्वत देनी पड़ती है इस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, उसका नाम है वर्क फंक्शन, राइट। तो सरफेस के नीचे की तरफ जो इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया है वो एनर्जी दो जगह यूज होती है। जब ये यहां से चलना शुरू करता है तो आसपास के एटम वगैरह से टकराते हुए चलता है और उस टक्कर में इसकी कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो एक तो कोलिजन में इसकी एनर्जी लॉस हो रही है, और दूसरा अगर ये यहां पर पहुंच गया तो जैसे मान लो इस फोटोन ने इसको 10 रुपए दिए थे और यहां से बाहर निकलने के लिए मान लो इसको 3 रुपए की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां से बाहर निकलने के लिए इसको कम से कम 3 रुपए की जरूरत पड़ती है, यहां से इसने इसको 10 रुपए दिए। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंचे तो हो सकता है कि 8 रुपए खर्च कर दे, तो बचेंगे कितने? तो क्या ये बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि 4 रुपए खर्च करें, बचेगी कितनी? फिर निकल जाएगी, राइट। सही बात है, बिल्कुल। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हो सकता है कि 7 रुपए खर्च कर दे, तब भी यहां पर पहुंचते पहुंचते कितने बचेंगे? क्या तब भी बाहर निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। समझ गए बात को? तो यहां पर बेसिकली दो कंडीशन है मोटी मोटी जो अपन कह सकते हैं कि एक तो यहां पर पहुंचने के टाइम पर इसने इतनी एनर्जी खर्च कर दी कि वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी बची नहीं, तो ये निकल ही नहीं पाए। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके पास अभी भी इतनी एनर्जी है जो कम से कम वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो एक तो कहां पर खर्च करी इसने एनर्जी? कोलिजन में, और दूसरा वर्क फंक्शन में। अब अगर मान लो यहां से आते आते इसको 10 रुपए मिले थे, इसने 4 रुपए खर्च कर दिए, 6 रुपए बच रहे हैं, उसमें से 3 रुपए वर्क फंक्शन में खर्च कर दिए, बाकी कितने बचे? तो ये उन 3 रुपए का क्या करेगा? ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेगा। तो सरफेस के बाहर जो भी एनर्जी इसके पास बचेगी ये उसको यूज करेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी, और सरफेस के अंदर ये एनर्जी को यूज करेगा दो जगह पर। एक तो यूज करेगा कहां पर? कोलिजन में, और दूसरा वर्क फंक्शन में। समझ गए बात को? तो सरफेस के नीचे दो जगह पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी, कोलिजन में प्लस वर्क फंक्शन में। और अगर इन दोनों को खर्च करने के बाद उसके पास कुछ एनर्जी बचती है तो वो एनर्जी फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी में काम आएगी, ठीक है। ये यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। ओके, अब एक बात मुझे बताओ कि ये जो कोलिजन वाली एनर्जी है खर्च क्यों हुई? क्योंकि इसको यहां से जाना पड़ रहा था। जैसे मान लो यहां पर अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दें और उसको यहां से वहां तक जाना है तो बीच में बहुत सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको, राइट। तो जब वो चलेगा ना यहां से यहां तक तो उनसे टकराते टकराते जाएगा। क्या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है आपकी नजर में जो बिना टकराए चल दे, जो सरफेस के जस्ट नीचे हो? अगर वो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के जस्ट नीचे है उसको एनर्जी मिलती है तो उसकी एक जगह एनर्जी खर्च होने से बच जाएगी, कोलिजन में एनर्जी खर्च होने से बच जाएगी, राइट। तो वर्क फंक्शन जितना इस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा उतना इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा, क्योंकि बॉर्डर को क्रॉस करना है तो जितना इसको देना पड़ेगा यहां पर 3 रुपए उतना इसको भी देना पड़ेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास बचेगी जब वो सरफेस से बाहर निकलेगा? जो सरफेस के जस्ट नीचे वाला होगा, यस और नॉट? कितनी बचेगी बता सकते हो? ये 10 रुपए थे, 3 रुपए उसने खर्च कर दिए, 7 रुपए बचे। 10 रुपए का मतलब ई हो गया, 3 रुपए का मतलब वर्क फंक्शन हो गया, और ये बचेगी के ई मैक्स। इट इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, इट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सही बात है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसके बराबर हो जाएगी, E-5, और यू कैन से के ई मैक्स बराबर Hν-5 के बराबर। तो दिस इज योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो कि हो सकती है, पॉसिबल है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती किसी भी इलेक्ट्रॉन की,
ठीक है। अच्छा मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। मिनिमम 0 इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक आया, 7 रुपए इधर खर्च कर दिए, 3 रुपए इधर खर्च कर दिए, तो वो चुपचाप यहां निकल के बैठ जाएगा विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे उनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी H2 माइनस 5 के बराबर। समझ गए? तो पूरा चैप्टर इसी इक्वेशन पर बेस्ड है, के मैक्स बराबर H2 माइनस 5। ठीक है, चलो लिख लो इसको। तो कोलिजन वाली जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, नेग्लिजिबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बिलो द सरफेस। उनके लिए ये काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, तो वो केवल वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करेंगे और बाकी को फिर यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। होगा भाई? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक वेरी कर रही है? वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 0 से के मैक्स तक, राइट। मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम H2 माइनस 5 के बराबर, राइट। बाकी की एनर्जी इसके बीच में कहीं कुछ ना कुछ हो सकती है, राइट। ना तो 0 से कम हो सकती है, ना ही के मैक्स से ज्यादा हो सकती है। सही बात है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो 10 रुपए में से मान लो 1 रुपया कोलिजन में खर्च कर दिया, 3 रुपया मान लीजिए वर्क फंक्शन में सबको खर्च करना पड़ ही रहा है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी? 6 रुपए के बराबर बच जाएगी, है? नहीं, हाँ वर्क फंक्शन तो 3 लिखा है ना, समझ गए बात को। इसलिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स 0 हो सकता है और मैक्सिमम उतना हो सकता है H2 माइनस 5 के बराबर, जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा जो कि सरफेस के जस्ट नीचे होंगे। क्लियर है बात ये? ठीक है, ओके। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं इसको, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो 0 से लेकर के यहां तक हो सकती है। ये रेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, अच्छा क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करे और वो पूरी की पूरी एनर्जी कोलिजन में खर्च कर दे? ऐसा भी तो हो सकता है। सही बात है ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि कोलिजन में 8 रुपए खर्च हो रहे हो, तो क्या वो बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने कोई फोटोन एब्जॉर्ब किया तो वो पक्का बाहर आ ही जाएगा, है ना। उसकी एनर्जी हो सकता है कि कोलिजन में इतनी खर्च होगी होगी कि वो वर्क फंक्शन के बराबर बचा ही नहीं पाया, तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। क्लियर है बात ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहां से। क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अ, कोई फोटोन है, जिस कोई इलेक्ट्रॉन है जिसने कोई फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बाहर निकल ही जाएगा, राइट। तो कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए और कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। मतलब इनपुट कितना दिया आपने और आउटपुट कितना मिला,
इनपुट का मतलब हो गया कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने सरफेस पर गिराए और उसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। तो इनपुट तो हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आप गिरा रहे हो, और आउटपुट क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इनके रेशियो को ही क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। यस, आउटपुट अपॉन इनपुट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected divided by number of photons incident। यह सरफेस से बाहर, तभी तो अपने को नजर आएंगे वो, और तभी तो हम उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह पाएंगे। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है। हाँ बेटा, ये ईटा, नीटा, हाँ एफिशिएंसी का सिंबल है ये। ईएम वेव्स में कहा है? हाँ हाँ भाई, फ्लूइड में, अरे अरे सिंबल तो बहुत सारे होते हैं यार, वो तो विस्कोसिटी का होता है, तो सिंबल के ऊपर ध्यान मत दो भाई, सिंबल तो कहीं पे भी यूज हो सकता है यार, उसमें कोई ऐसा ऐसा मत रटो कि फ्लूइड में भी होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है, सिंबल तो कहीं भी आ सकता है यार, उसमें क्या है? तो ऐसे तो दुनिया में सबके नाम भी अलग अलग होने चाहिए, है क्या? नहीं है ना, है सबके नाम अलग अलग फिर। चलिए लिखिए, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जब कल भी मैंने शायद बात की थी इस बारे में कि किन्होंने एक्सप्लेन किया था इसको, आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था, राइट? तो उन्होंने कुछ लॉज दिए जिनके बेसिस पर उन्होंने इस थ्योरी को जिनके बेसिस पर उन्होंने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने क्या क्या अजम्पशन माने पहले, उन्हीं को हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट, देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग, there is no time lag between photons incident and electrons emission, photons incident and electrons emission। ब्रैकेट में आप लिख लेना, नेग्लिजिबल टाइम लैग ऑफ 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड, नेग्लिजिबल टाइम लैग ऑफ 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड, टाइम लैग ऑफ 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड, लैग, LAG, लैग लिखा। इसलिए कहता हूं बेटा एसी चला के रखा करो। तो क्या होता है ना कि गर्मी के टाइम पर थोड़ा ब्रेन सेल्स का मतलब होता है ऐसा गर्मी में लोगों के साथ, है? किसने? इसने? वो क्यों कंफ्यूज करेगी? चलो लिखो बेटा सेकंड, सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, वन फोटोन कैन इंटरैक्ट, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या यार? आ रही है ना? वन फोटोन कैन इंटरैक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन ओनली, वन फोटोन कैन इंटरैक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन ओनली। तो एक फोटोन केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखिए, कल रात को पता है मैंने एक मूवी देखी, वो अभी आई थी ना एक, वो हॉरर, अरे जवान, वो क्या देखूंगा उसको, वो अभी वो नहीं यार, नन सेकंड वाला पार्ट जो भी आएगा, रात को 2 बजे तक, 2 बजे देख रहा था मैं, द द नन, उसका सेकंड पार्ट आया था ना अभी, द नन का, है? देखा है? तो रात को
2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास तक देख रहा था मैं उस पिक्चर में। हाँ, कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नहीं फिर उस समय उसके बाद मुझे लगने लगा कि कोई है आसपास। नहीं होता ऐसा, मूवी हॉरर हॉरर मूवीज देख लेते हैं तो उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि कोई है आसपास। है। मजा आया काफी। क्या हो गया? हाँ बिल्कुल आई ना, आई ना। कौन सा मूवी है? अच्छा, मैंने दूसरा वाला 2 बजे देखा है। चलिए। नहीं, मुझे बड़ा शौक है हॉरर हॉरर मूवीज देखने का, हॉरर वीडियोस देखने का, थ्रिलर मूवीज देखने का। ठीक है। उसका वो स्पेनिश है ना, लेकिन वो तो सब टाइटल में मजा का है, जब तक वो आवाज नहीं सुनाई देगी भूत की, तब तक कैसे मजा आएगा? है ना। इंग्लिश वो सब टाइटल वाली है, मतलब मुझे चाहिए जिसमें भूत का ऑडियो सुनाई दे। है। चलो लिखो। 2 पॉइंट लिख लिया अपन ने। तो तीसरा पॉइंट लिखिए इसके बाद। नो टू इलेक्ट्रॉन्स, टू फोटोन्स, नो नो टू फोटोन्स वुड कंबाइन, ऐसे लिखना, नो टू फोटोन्स विद देयर एनर्जी, नो टू photons with their energy less than work function, no two photon with their energy less than work function would combine to eject an electron। ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपने कोई फोटोन गिराया जिसकी एनर्जी वो 3 रुपए से कम है। 3 रुपए मतलब, 3 रुपए मतलब कौन क्या? वो बॉर्डर पर जो टैक्स देना पड़ रहा है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई 2 फोटोन आए और उन्होंने, एक ने 2 रुपया दिया, एक ने 1 रुपया दिया, और वो इलेक्ट्रॉन ने 2 + 1 करके 3 बना लिया, और वो वहां से बाहर इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। केवल और केवल वही फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा पाएंगे जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब सोचिए, एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। इसका मतलब अगर 100 फोटोन्स गिराओगे ना, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं? 100। क्या हमेशा 100 ही होंगे? उससे कम भी हो सकते हैं। कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे, इसकी गारंटी है, राइट। इसलिए जब आप क्वांटम एफिशिएंसी निकालोगे ना, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ही होंगे। किससे? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट से। इसलिए एफिशिएंसी एक से छोटी या फिर ज्यादा से ज्यादा एक के बराबर आ सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं आएंगे। ठीक है भाई। चलिए लिख लिया यहां तक। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या? सीधा ये देखिए। अच्छा, एक पहले ये लिख लो यार, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी बताता हूँ। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ इसका? इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। क्या मैं इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसमें ये एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और ये ई क्या है? इसकी एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी। याद करिए, एक लाइट बीम की एनर्जी अपन ने लिखी थी, लाइट बीम की एनर्जी। मैंने आपको रेडिएशन में एक पॉइंट लिखाया था कि एक बीम के अंदर जितने फोटॉन्स है सबकी एनर्जी सेम होती है। इसलिए उस बीम की टोटल एनर्जी हो जाएगी एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स।
ये पॉइंट मैंने लिखा है, मुझे अच्छी तरह से याद है, ठीक है, वही मैं लिख रहा हूं यहां पर। अब सोचिए एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू बाई ए इंटू टी, राइट। तो ये इंटेंसिटी आ जाएगी। अब अगर आपको इंटेंसिटी को चेंज करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप नंबर ऑफ फोटोन्स को चेंज करो या फिर न्यू को चेंज कर दो, राइट। बट जब मैं इंटेंसिटी का चेंज कर रहा हूं और अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मुझे ये मान करके चलना है कि फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा हुआ है। अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो, अगर मेंशन कर दिया तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करूंगा, केवल नंबर ऑफ फोटोन्स को चेंज करूंगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस कलर की लाइट मैं पहले यूज कर रहा था उसी कलर की लाइट को मैं बाद में भी यूज कर रहा हूं। तो मान लीजिए अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा हुआ है तो इंटेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे। अब सोचिए नंबर ऑफ फोटोन्स अगर बढ़ गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अब सोचिए उन इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं किसी सर्किट में से पास करवाऊंगा तो उनकी वजह से कुछ करंट आएगी, उस करंट को कहते हैं फोटो करंट। क्या कहते हैं उसको, फोटो करंट। और उस फोटो करंट की वैल्यू का अगर मुझे रिलेशन निकालना हुआ इंटेंसिटी के साथ तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटेंसिटी को बढ़ाने पर फोटो करंट भी बढ़ रही है। सही बात है भाई, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ रहा होगा, राइट। इसलिए इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है इस तरीके। अब इससे बात है ना, जब इंटेंसिटी जीरो होगी तो फोटो करंट भी कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों इंटेंसिटी जीरो, इसका मतलब कोई फोटोन ही नहीं आ रहा, और कोई फोटोन नहीं आएगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो करंट नहीं आएगी। वही चीज, इसलिए ग्राफ यहां से शुरू हुआ, ठीक है। तो एट आई बराबर जीरो करंट भी जीरो हो जाएगी, हो गया ये। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहां से। हो गया भाई ये, हो गया बेटा। फ्रीक्वेंसी, छोटू लाल बहुत धीरे धीरे लिख रहा है बेटा, तू है चार पेन से लिख रहा है, कहां से चुरा के लाया बेटा चार। चलिए हो गए। चलिए फ्रिक इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, के मैक्स बराबर होता है एच न्यू माइनस फाइव। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो एच न्यू भी बढ़ेगा, और अगर एच न्यू बढ़ा तो के मैक्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हैं फिजिकल केमिस्ट्री में
नहीं करते। अच्छा, कर दिया था वो। वैसे का वैसे क्वेश्चन इसमें भी आएगा, है ना? तो इसलिए तो अगला जो चैप्टर है वो भी तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? और ऐसे ही जब न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा तो तुमने वो पढ़ा होगा ना, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, है ना? वो यहाँ पर भी आएगा इसमें, रेडियो एक्टिविटी वगैरह। हाँ बेटा, अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, वो यहाँ पर भी आएगा। चलिए, हो गया ये, ठीक है? लिखिए इसके बाद एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखिए, क्या हो गया छोकरी? अभी थोड़ी देर पहले टाइम को सेंटीमीटर में बोल रही थी, है? अभी बात कर रही है। हो गया भाई? अब हो ना, बिल्कुल नहीं करवाया होता। हम्म। बेटा जल्दी कर लो इसको। हो गया? ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज नापेगा। और वो माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर मतलब करंट नापने के काम आएगा। छोटी करंट आती है इसलिए छोटी करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा वो, ठीक है? हाँ, माइक्रोमीटर। नहीं, ये इमिटर प्लेट है, वो कलेक्टर प्लेट है। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। देखिए, ये जो सेटअप किया ना वो इसलिए किया ताकि हम लोग इनकी पोलैरिटी को चेंज कर पाए जब भी अपन चाहेंगे तब। जैसे अगर मान लो अपन ने ऐसे जोड़ दिया, तो देखो ये वाली जो प्लेट है ना वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ जाएगी, और ये वाली जो प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जाएगी। तो ये लो पोटेंशियल पर होगी, वो हाई पोटेंशियल पर हो जाएगी। और अगर मान लो इसी को अपन ऐसा जोड़ दें, तो ये वाली जो प्लेट होगी ना वो हाई पोटेंशियल पर आ जाएगी, और ये वाली प्लेट
लो पोटेंशियल पर, ठीक है ना। तो ये सारा जुगाड़ इसलिए किया ताकि हम लोग इस टर्मिनल को उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव भी बना सकें, नेगेटिव भी बना सकें, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें यहाँ पर ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, वो क्वार्ट्ज की विंडो है, वहां से लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी इसके ऊपर, वैसे लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी और इस वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन, ठीक, इसलिए इसको कहते हैं इमिटर प्लेट। और ये इलेक्ट्रॉन, सिंस इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागना चालू करेंगे और इस प्लेट पर पहुंचेंगे और फिर ये सर्किट में घूमेंगे, तो यहां पर आपको कुछ करंट डिटेक्ट होगी, ठीक है। मान लीजिए आपने अभी इसको ऐसे जोड़ा हुआ है, इसको मुझे जोड़ना है हाई से, ये ले, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे इस तरफ, इस प्लेट के थ्रू वो इस सर्किट में घूमेंगे और सर्किट के थ्रू फिर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर करंट मिलेगी, उसको अपन क्या करें, फोटो करंट, और वो फोटो करंट यहां से डिटेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इमिटर प्लेट और वो हो गई अपनी कलेक्टर प्लेट। चलिए बना लिया इसको। हाँ, हाँ, आता है, बोर्ड में भी आता है। बोर्ड में, बोर्ड में कौन सा मेंस होता है, मेंस में आता है। वही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था बेटा। चलिए हो गया ये? हाँ भाई राजकुमार, क्या हो गया तेरे को? हाँ, कभी कभी तेरे को फील नहीं होता तू अपने आप को वाकई में राजकुमार समझने लग जाता है? हाँ, हाँ, राजकुमार तू नहीं, यही तो है राजकुमार, वो तो ना है। चलिए हो गया ये? ओके, अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उसके पास जाएंगे, है ना। यहां से जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी की रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से h माइनस 5 तक, सही बात है। मैं चाहता हूं कि डी पर काइनेटिक एनर्जी निकालूं, तो नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे आप लोग, कलेक्टर प्लेट पर मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखिए भैया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इंसिडेंट हो रहे होंगे इसके ऊपर, इस तरीके, सॉरी फोटॉन्स, है ना। और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहां पर मान लीजिए उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है के ई सी, और यहां पर उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है के ई डी। ये कलेक्टर प्लेट है और ये एमिटर प्लेट है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज वीसी मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज वीडी मान लेते हैं। तो इसलिए यहां पर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वीसी, और यहां पर होगा तो Q इंटू वीडी। सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं लिख सकता हूं के ई सी प्लस क्यू इंटू वी सी बराबर के ई डी प्लस क्यू इंटू वी डी, पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है। तो यहां से के ई एट पॉइंट डी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस क्यू इंटू में
VC माइनस VD, ठीक है। इसी को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी एट D बराबर काइनेटिक एनर्जी एट C। याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में ई होता है, इसलिए मैंने माइनस ई लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस को और बाहर निकाल लेता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी एट D मिल जाएगा मुझे काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस VD कौन सा है, फाइनल पोटेंशियल है, और VC इनिशियल पोटेंशियल है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं KED बराबर KE एट C प्लस E डेल्टा V के बराबर। समझ गए बात को, जहां पर डेल्टा V क्या है, VD माइनस VC है, ठीक है। ओके, अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट D मैक्सिमम चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी एट C शुड आल्सो बी मैक्सिमम, और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी एट D मिनिमम चाहिए, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी एट C पर भी मिनिमम रखना पड़ेगा। सही बात है। तो C से इलेक्ट्रॉन निकल करके जब D के पास पहुंचेंगे, तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जिनके पास C पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। कितनी, H2 माइनस 5। उनको जब यहां से यहां पहुंचाएंगे अपन, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी चूंकि C पर मैक्सिमम है, इसलिए D पर भी मैक्सिमम हो जाएगी। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके पास यहां पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब 0 के बराबर। तो जब वो D पर पहुंचेंगे, तो सिंस यहां पर मिनिमम एनर्जी है, इसलिए D पर भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। इसलिए मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी एट D, अगर मुझसे कोई मिनिमम पूछे तो मैं बोल दूंगा कि यार वो C पर भी मिनिमम होनी चाहिए, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी D पर पहुंचने के बाद भी मिनिमम होगी। और अगर मुझसे कोई पूछे कि D पर मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, तो मैं बोल दूंगा कि यार उन इलेक्ट्रॉन्स की C पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी मैक्सिमम होगी। ये देखो, तो ये कलेक्टर प्लेट पर काइनेटिक एनर्जी आ गई फॉर इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, सबके लिए ई डेल्टा भी तो सेम है ना, हर इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए ये मैक्सिमम या मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, वापस उसी फॉर्मूले पर आते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट सी, सॉरी डी बराबर काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस में ई डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब वीडी माइनस वीसी। अगर मान लो वीडी की वैल्यू वीसी से बड़ी हुई, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट डी वो सी से बड़ी होगी, और ऐसा होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। यहां का पोटेंशियल अगर यहां से ज्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर आएगा, इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर लगेगा, और वो जा भी इधर रहे हैं, तो उनको एक्सेलरेशन मिलेगा, इसलिए उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए जब वो डी पर पहुंचेंगे तो उनकी स्पीड सी के कंपैरिजन में ज्यादा नजर आ जाएगी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वीडी की वैल्यू वीसी से छोटी हो जाए, तो उस केस में ये घट जाएगा, तो डी पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो सी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, जब वीडी की वैल्यू वीसी से छोटी होगी, तो डेल्टा वी कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। तो अगर आपने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इमिटर प्लेट से कम रखा हुआ है, तो कलेक्टर प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एमिटर प्लेट की कंपैरिजन में आपको कम नजर आएगी, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, जब वीडी बराबर वीसी हो जाए, तो उस केस में दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है बात ये, ओके। अब सोचिए, जब ये वाला केस होगा, सेकंड नंबर वाला, ये वाला केस, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब ये वाला केस होगा, तो वीडी माइनस वीसी विल बी नेगेटिव, राइट। तो मान लेते हैं कि वीडी माइनस वीसी माइनस डेल्टा माइनस वी नॉट के बराबर है, ठीक है। देखिए, सो व्हेन वीडी इज लेस देन वीसी, तो वीडी माइनस वीसी
नेगेटिव आएगा, तो मैं मान लेता हूं कि यह है माइनस में वी नॉट के बराबर, ठीक है, या माइनस वी मान लेते हैं, चल। तो काइनेटिक एनर्जी एट डी, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट सी एंड माइनस में ई इंटू वी के बराबर। व्हाट इज वी? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। क्या ये कभी जीरो हो सकता है? क्या ये टर्म कभी जीरो हो सकती है? तो इस केस में हो सकती है। कब होगी जीरो? जब ये दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डी पर पहुंच रहा है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए। सही बात है। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, इसका मतलब उसके पास वहां तक पहुंचते पहुंचते कोई स्पीड बची नहीं है, तो सर्किट में घूम भी नहीं पाएगा, राइट। मैं चाहता हूं कि यार कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्किट में ना घूम पाए, तो एक तरीका तो ये कि मैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करूं। जैसे ऑप्टिक्स में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन दिया था मैंने। हम सबको चेक नहीं करेंगे, हम उसको चेक करेंगे जिसको चेक करने से सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। टीआईआर वाला केस अपन ने किया था, याद है? तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को टारगेट करेंगे जो अगर सर्किट में नहीं घूम पाया तो कोई भी नहीं घूम पाएगा। तो सोचिए सबसे ज्यादा एबिलिटी सर्किट में घूमने की किसके पास है? जिसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, राइट। अगर वो सर्किट में नहीं घूम पाया, मतलब उस पर अगर डी पर पहुंचते पहुंचते अगर हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो करवा दी, तो बाकी की तो डेफिनेटली जीरो हो ही जाएगी। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है डी पॉइंट पर, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में जीरो करवा दूं, तो बाकी सबकी काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली जीरो हो जाएगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है? तो ये हो जाएगी के ई एट सी मैक्स माइनस ई वी नॉट बराबर जीरो। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के ई मैक्स अपॉन ई के बराबर, ये आएगी, राइट। तो इसका मतलब इतना वोल्टेज लगाने पर, ये वी नॉट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। कौन हाई पोटेंशियल पर है? सी। तभी तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, राइट। तो ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है जो कि अगर अपन कलेक्टर और इमीटर के बीच में लगा दें, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी वहां पर पहुंच करके रुक जाएगा। तो बाकी तो डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, तो फोटो करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। तो फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो रही है। जिस वोल्टेज के लिए फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाए उसको अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी डी पर सबसे ज्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें जीरो करवानी है। जिस वोल्टेज पर जीरो हो जाए तो उसको अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड कर रहा है? देखिए, के मैक्स का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है। ये कहां का के मैक्स है? सी का, डी का? ये सी वाला है ना। तो सी पर होता है एच न्यू माइनस डिवाइडेड बाई, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया। ध्यान से देखिए, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रेड कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है सपोज, तो बताइए ब्लू कलर के लिए 2 वोल्ट से ज्यादा है कम? ज्यादा होगी, ठीक है ना भाई। उस वो 2 वोल्ट पर रुक रहा है, तो सिंस ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होना चाहिए। समझ गए बात को? चलिए इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। यही तो है बेटा, ये लीजिए। हाँ, यस, जब सी का पोटेंशियल डी से ज्यादा होगा, यस बिल्कुल ठीक है। इसलिए धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, है ना, फोर्स अपोजिट लग रहा होगा। लिखिए बेटा इसको फटाफट।
हाँ पाई लिखा है जो, हाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने तो इसी का ही होगा ना बेटा। चलो भैया जल्दी करो यार। हो गया, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? हाँ भाई क्यूट बॉय, कहाँ चला गया था? हाँ क्यूट बनने? हैं? वो नहीं शायरी सुनाता है ये? हाँ किसको किसको सुनाया है? क्लास में सुनाता है? किसके लिए सुनाता है शायरी है? हाँ हाँ मैं क्यूट, मैं क्यूट थोड़ी ना हूँ, क्यूट तो वो है। चलो इसको लिखो फटाफट। हो गया बेटा? हो गया भाई? हो गया बेटा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अभी हो गया। हो गया भाई? हो गया। चलिए तो अभी इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ग्राफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सबसे पहला ग्राफ इंटेंसिटी और करंट का बनेगा, वो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। और करंट, ठीक है। अगला ग्राफ अपन बनाएंगे करंट का और वोल्टेज का,
ठीक है, तो लिखिए वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद वोल्टेज। ठीक, देखिए अब इस ग्राफ को ना अपन दो अलग अलग कंडीशंस में बनाएंगे। एक तो जब मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, लेकिन मैं किसको चेंज कर रहा हूं, इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, नहीं अभी देखो, अब सोचिए फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के आप इंटेंसिटी बदल रहे हो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो रहे होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब जैसे मान लो आपने क्या किया, एक बल्ब लिया 50 वाट का रेड कलर का बल्ब, और फिर आपने क्या किया 100 वाट का रेड कलर का बल्ब ले लिया। इन दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी सेम है, राइट, रेड कलर के दोनों, लेकिन पावर दोनों की अलग अलग है, तो इंटेंसिटी भी अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो मान लीजिए ये जो 50 वाट का रेड कलर का बल्ब है, सपोज करना कि वो 50 फोटॉन्स निकालता है, और 100 वाट का बल्ब मान लीजिए 100 फोटॉन्स निकालता है। ठीक है, अब इन 50 वाट जो 50 फोटॉन्स आ रहे हैं, क्या जरूरी है क्या कि इनसे 50 इलेक्ट्रॉन ही निकले? कोई जरूरी नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 निकल सकते हैं, तो अपन वो वाला केस भी ले सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं चलो कि उसमें से 40 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हैं, और इसमें से मान लेते हैं 80 या 90, जितना ही मानना चाहो मान लो, 80 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, अब इन 40 में से सबके पास काइनेटिक एनर्जी हो निकलने के बाद एट पॉइंट सी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं हो एट पॉइंट सी, जब वो निकले तो पूरी की पूरी एनर्जी कोलिजन और वर्क फंक्शन में खर्च कर दी, राइट। तो मान लेते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी या विदाउट काइनेटिक एनर्जी वाले मान लेते हैं, और 25 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो सोचिए जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने नहीं लगाया बिटवीन सी एंड डी, मतलब दोनों का वोल्टेज सेम है, उस समय क्या कोई इलेक्ट्रॉन्स सी से डी पर पहुंचेंगे? जब आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाया बिटवीन सी एंड डी, क्यों नहीं पहुंचेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये 25 इलेक्ट्रॉन तो पहुंच जाएंगे ना भाई, इनको तो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी मिली हुई ना एट पॉइंट सी, राइट। ये वाले नहीं पहुंच पाएंगे, इनको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास तो काइनेटिक एनर्जी है एट पॉइंट सी, इसलिए ये तो पहुंच जाएंगे, और इसलिए आपको सर्किट में कुछ करंट मिलेगी, किन की वजह से? इनकी 25 की वजह से। तो लेट्स से कि जब वोल्टेज जीरो है तो आपको करंट मिल रही है 25 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 80 इलेक्ट्रॉन्स में से सपोज दैट विदाउट काइनेटिक एनर्जी वाले हैं 30 मान लेते हैं, या 35, जितना ही मानना चाहो मान लो, ऐसा मत सोचना कि मैं डबल कर रहा हूं यहाँ पर, आप कितना ही मान सकते हो। यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन है, और ये तो जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सारे के सारे। ठीक है, इसका और कोई रीजन नहीं है। 50 मान, जब कोई वोल्टेज नहीं लगाओगे तो इसमें करंट 50 की वजह से मिलेगी, तो करंट थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, इसलिए ग्राफ इसका यहां से शुरू होगा थोड़ा ऊपर से। तो ग्राफ अगर ऊपर से शुरू हो रहा है एट द सेम फ्रीक्वेंसी, तो हम कह देंगे कि यार जिसका ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी, उसकी उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। अब सोचिए जैसे आपने कुछ वोल्टेज लगाया, पॉजिटिव वोल्टेज बिटवीन पॉइंट डी एंड सी, मतलब
डी का वोल्टेज हाई किया हुआ है एज कंपेयर टू पॉइंट सी, तो फिर उस केस में धीरे धीरे ये भी चलना चालू करेंगे, राइट। इसलिए धीरे धीरे आपको अब करंट बढ़ती हुई नजर आएगी, और जब ये पूरे के पूरे 40 पहुंच जाएंगे तो फिर करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैक्सिमम करंट यहां पर जो फ्लो हो सकती है वो इन 40 इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो सकती है, इसलिए एक टाइम के बाद में फिर ये करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये कहां हो गई आगे, तो एक टाइम के बाद में फिर ये करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी यही होगा कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो अब धीरे धीरे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पर पहुंचने लगेंगे, तो अब इनकी वजह से भी करंट मिलेगी। लेकिन एक टाइम के बाद में जब वोल्टेज इतना बढ़ा दोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब वहां पहुंच जाएंगे तो इनकी भी करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ गए बात को? तो इस मैक्सिमम करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। कौन सी करंट, सैचुरेशन करंट। क्लियर है बात है, सैचुरेशन करंट क्या होता है, ठीक है, ओके। अब सोचिए मैं क्या करता हूं, ये जो V है ना, ये बेसिकली VD माइनस VC है, रिमेंबर वोल्टेज बिटवीन D एंड C। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब D की वैल्यू, D पर जो वोल्टेज है वो C से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे होंगे, राइट। इसके इधर आओगे, मतलब अब आपने क्या किया, वोल्टेज को नेगेटिव कर दिया। वोल्टेज नेगेटिव कर दिया इसका मतलब C का वोल्टेज D से क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो जब C का वोल्टेज D से ज्यादा करोगे तो करंट बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो जिनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं थी वो तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे, नो डाउट, लेकिन ये पहुंच रहे थे, लेकिन अब इनको भी अपोजिशन मिलेगा, राइट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज अपन बढ़ाते जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पहुंच रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और फाइनली फिर एक वोल्टेज ऐसा आएगा जब इनमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होगा वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर वो नहीं पहुंचेगा तो बाकी तो डेफिनेटली नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस समय करंट कितनी हो जाएगी, तो मान लीजिए इस वोल्टेज पर जाकर के करंट हो गई 0। इसी वोल्टेज को अपन ने क्या नाम दिया हुआ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेम इसके साथ भी यही होगा, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना ही आएगा, थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट होगा, तो जवाब है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इतना ही आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, एंड सिंस दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आएगा। इसलिए जब आप ग्राफ बनाते हैं एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का सेम आएगा, लेकिन फोटो करंट का वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। अंडरस्टूड, बना लीजिए इसको। नहीं, उनके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे वो डी एक्सेलरेट होंगे और उनका पहुंचना वहां पर कम होता जाएगा। हाँ, इधर इधर आने दो ना, तो सर्किट में पूरा फ्लो भी तो होना चाहिए ना, तभी तो करंट मिलती है। ऐसा थोड़ा ना है कि एक ही तरफ फ्लो करवा दिया अपन ने, तो फिर नहीं, फिर इधर से इधर थोड़ा ना आ रहे हो। करंट तो तब मिलती है ना जब पूरा सर्किट में फ्लो होगा, ऐसे सी से पहले डी में जा रहा होगा, डी के फिर वो वायर में फ्लो करके पूरा सर्किट में घूमेगा, लूप में घूमेगा, ठीक है, लूप में घूमेगा तभी तो करंट आएगी। हो गया भैया?
हाँ हो गया, किसका टाइम हो गया? अभी बेल कहाँ बजी है ना? तो लिखो अभी, सेकंड लिखो इसके बाद। जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है? इंटेंसिटी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, बनाइए इसका। देख, जैसे मान लो एक तो आपने क्या किया, 50 वॉट का बल्ब लिया रेड कलर का, और एक आपने लिया 50 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब। तो हम यहां पर दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, अलग अलग। या फिर एक काम करते हैं, चूंकि इंटेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करेगी ना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर भी डिपेंड करेगी और फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करेगी, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको 50 वॉट का ले लेते हैं और इसको अपन थोड़ा सा कम वॉट का ले लेते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी को सेम रखने के लिए इसका नंबर ऑफ फोटोन्स थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे, राइट? तो इसका नंबर ऑफ फोटोन्स थोड़ा सा अपन कम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 40 वॉट का बल्ब, ठीक है? इंटेंसिटी याद करिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम कर देंगे अपन, ठीक है? मान लीजिए इस 50 वॉट के बल्ब से 50 फोटॉन्स आ रहे हैं, मान लेते हैं। इन 50 फोटॉन्स की वजह से मान लेते हैं कि 30 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है? अब इन 30 में से भी कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ के पास नहीं होगी। तो जब कोई वोल्टेज नहीं लगाओगे तो करंट किनकी वजह से मिलेगा? जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मान लेते हैं कि 30 में से 15 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और बाकी के जो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मान लीजिए विदाउट काइनेटिक एनर्जी वाले हैं। तो जो करंट आपको मिलेगी वोल्टेज जीरो रखने पर, वो केवल इन 15 वालों की वजह से मिलेगी। फिर जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे क्या होगा, अब ये भी फ्लो करने लग जाएंगे तो करंट बढ़ेगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसा भी अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ। 40 वॉट के बल्ब से मान लीजिए 40 फोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए, रेड कलर के एक फोटोन की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, एच न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। तो ब्लू के कंपैरिजन में रेड कलर के एक फोटोन की एनर्जी कम होती है, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन के पास जब रेड कलर का फोटोन पहुंचा हो, तो वो जस्ट बाउंड्री पर पहुंच पाया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी उसने क्या कर दी थी, कोलिजन में खर्च कर दी थी। लेकिन अगर मैं उसी को ही ब्लू कलर का फोटोन दे दूं तो वो बाहर निकल सकता है, क्योंकि ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए अब उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो भले ही यहां से नंबर ऑफ फोटोन्स कम इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन इसके एक फोटोन के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू रेड कलर का एक फोटोन, एंड दैट इज वाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्स 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 टू मैक्स 40 निकाल सकता है। लेकिन उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो रेड कलर के फोटोन की वजह से नहीं निकल पाया, तो ब्लू कलर का फोटोन देने से हो सकता है निकल जाए। इसलिए मान लीजिए ऑलमोस्ट यहां से 30 के बराबर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे। इंटेंसिटी मैंने सेम रखी है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो एक का नंबर ऑफ फोटोन मुझे कम करना था, तो यहां पर 50 फोटोन गिरा है, यहां से 40 फोटोन गिरा है, लेकिन इसके एक फोटोन की एनर्जी कम होती है। तो ये हो सकता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को मिला हो जो केवल जस्ट सरफेस के पास पहुंच करके रुक गए हैं। अगर मैं उसी इलेक्ट्रॉन को ब्लू कलर का फोटोन दे दूं तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वहां से, क्योंकि ब्लू कलर के एक फोटोन की एनर्जी कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए ब्लू कलर के फोटोन के अंदर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने की एबिलिटी भी ज्यादा हो पाएगी।
इसलिए मैंने यहाँ पर 50 से 30 निकाल दिए और यहाँ पर 40 से 30 निकाल दिए। समझ गए बात? ऐसा क्यों किया मैंने? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली 30 ही आएंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर रहेगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर डोमिनेट कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स और इसका दूसरा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? अब इन 30 में से मान लीजिए 20 के पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसके एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, राइट? और इसके 10 के पास मान लीजिए विदाउट काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ये करंट माइक्रो एम्पियर में और ये वोल्टेज मतलब वीसी, वीडी माइनस वीसी। जो रेड कलर वाला है, जब वोल्टेज 0 लगाएंगे तो 15 की वजह से करंट आपको मिलेगी, ठीक? और जो ब्लू वाला है उसमें 20 की वजह से करंट मिलेगी, तो थोड़ा सा करंट आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, फिर जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे बिटवीन डी एंड सी, करंट बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं? 30। 30 ही तो इजेक्ट किए ना, और इसमें कितने पहुंच सकते हैं? इसलिए इसका सैचुरेशन करंट भी 30 की वजह से आएगा और इसका भी सैचुरेशन करंट 30 की वजह से। समझ गए बात को? अब ये तो, अब आगे अगर आप और भी वोल्टेज बढ़ा दोगे तो उससे करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने थे वो सारे के सारे वहां पर पहुंच चुके हैं। अब वोल्टेज को कम करना शुरू करते हैं, तो जैसे आप वोल्टेज को कम करोगे तो अब क्या होगा? करंट घटेगी, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन जो वहां पर पहुंच रहे होंगे उनकी संख्या कम होती जाएगी, राइट? तो मान लीजिए ये जो रेड कलर वाला बल्ब है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल लेट्स से कि वो यहां पर, ब्लू वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल यही होगा, थोड़ा सा इधर होगा, पीछे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए इन दोनों ग्राफ में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये दो ग्राफ आपको दिखा देगा और पूछेगा कि बताइए इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा मैं कह दूंगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? ज्यादा है। तो अगर ये ग्राफ 1 मान लीजिए, ये वाला ग्राफ 2 का मान लीजिए, तो मैं कह सकता हूं कि न्यू 1 की वैल्यू न्यू 2 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी न्यू 1 से। और ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल को देख करके मैं ऐसा कह पा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी हुई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक काम करना, 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको ट्राई कर लेना घर पे, कल डिस्कस करेंगे इनको। हाँ बेटा, हाँ थोड़ी देर के लिए हूं मैं अभी यहाँ पर, फिर मैं निकलूंगा, स्टूडियो जाना है।